दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली खबर ये है कि जो फिलिस्तीन वाला वेस्ट बैंक है वहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। प्लास्टिक और प्लास्टिक के पाइप यहाँ पर बनते हैं। तकरीबन 700 लोग फिलिस्तीन के यहाँ पर काम करते थे। इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग ऐसी लगी है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। यह खबर आपको इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि वेस्ट बैंक का ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और उसी एरिया में ये फैक्ट्री मौजूद है। 88,000 वर्ग मीटर में ये फैक्ट्री फैली हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये फैक्ट्री होगी। तकरीबन 700 लोग फिलिस्तीन के यहाँ पर काम करते थे, जिनका घर परिवार इसी फैक्ट्री के जरिए चल रहा था। भीषण आग इस फैक्ट्री में लगी है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह हो चुकी है। फिलहाल अब फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां आग बुझाने के लिए इजराइल ने भेजी हैं। बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद, बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद इजराइल की तरफ से आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया है। इजराइल का वहां पर पूरा राज चलता है। इजराइल की यह जिम्मेदारी थी कि अगर आग लगी है तो उसको इजराइल को तुरंत बुझाना चाहिए था, लेकिन टाल मटोली होती रही। इजराइल का प्रशासन कहता रहा कि हमें आदेश मिलेगा तब हम आगे जाएंगे आग बुझाने। बहुत सारी बातें गोलमोल करता रहा। हालत ऐसी हो गई कि पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह होने के कगार पर पहुंच चुकी है। आग कैसे लगी है अभी तक इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन आग लगने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, काफ़ी सारे लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं कि इस आग के पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि ये फैक्ट्री जो थी वो फिलिस्तीनियों की ही थी और यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी काम करने वाले लोग थे वो फिलिस्तीन के ही थे। फिलहाल देखते हैं कि किसका हाथ इसमें निकलता है। लेबनान के बॉर्डर की तरफ चलते हैं। कल आपको हिजबुल्लाह के बारे में जानकारी दे चुका हूं कि हिजबुल्लाह अब लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि गलील और जो गोलान एरिया है इजराइल का, वहां पर इजराइल के सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म है। इजराइल के अंदर सफ़ेद चिकन बहुत खाया जाता है और 70% सफ़ेद चिकन इसी एरिया में, इन्हीं पोल्ट्री फार्म में होता था, जहां पर हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलें दागकर उनको तबाह कर दिया। काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट देखे जहां पर लोग कह रहे थे कि हिजबुल्लाह ने तो मुर्गियां मारी हैं, मुर्गियां मारने से क्या फ़ायदा। मेरे दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान है। इजराइल के अंदर गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। यहूदी बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं। ये जो पोल्ट्री फार्म्स हिजबुल्लाह ने तबाह किए हैं ये कोई छोटे मोटे नहीं है, बल्कि सैकड़ों एकड़ में बने हुए हैं। 70% चिकन जो है वो इसी एरिया से जाता था, जिसको पूरा तबाह हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों से कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, हिजबुल्लाह ने आज फिर लेबनान के बॉर्डर से तकरीबन 20 किलोमीटर इजराइल के अंदर घुसकर एकर और नहलिया के पास कुछ फैक्ट्रीज को निशाना बनाया है। इजराइल की कुछ फैक्ट्री थी, उन पर रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इस तरह का धुआं और इस तरह की आग वहां पर भी नजर आ रही है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस बात की जानकारी दी है। तो हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। जान का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उस एरिया में लोग बहुत कम हैं, लेकिन इजराइल का ये वो एरिया है जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। हिजबुल्लाह इसी एरिया को टारगेट करके बुनियादी ढांचे को तबाह करना चाहता है। दोस्तों, इस्लामिक देशों को अब थोड़ा सा होश आया है। जब गाजा में पूरी तरह से भुखमरी फैल गई तब इस्लामिक देशों को थोड़ा सा होश आया है। कल भी आपको मैंने खबर दी थी कि जॉर्डन ने फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर ऊपर से एयर ड्रॉप किया, बहुत सारा खाना पीना गाजा के अंदर गिराया। अभी कुछ देर पहले खबर आ रही है कि जॉर्डन, मिस्र, कतर, यूएई और फ्रांसीसी सेना ने एक बार फिर से बहुत सारा एयर ड्रॉप किया है दक्षिणी गाजा में और सेंट्रल गाजा में। इस एयर ड्रॉप को किया गया जिसके बाद सैकड़ों लोगों को एक निवाला मिल सका। इस्लामिक देशों को अब होश आ रहा है। अगर यही काम थोड़ा और पहले कर दिया होता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। अगर जमीनी रास्ते को बंद किया हुआ है तो आसमान के जरिए इस तरह के गाजा के भूखे लोगों की मदद पहले भी की जा सकती थी। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। देखिए, फोटो खिंचाने वाला जो चलन है ना, ये सिर्फ अपने देश में ही नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के नेता भी हर बात में अपना क्रेडिट लेने के लिए फोटो जरूर खिंचवाते हैं। जॉर्डन की वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ मिलकर गाजा में खाना ऊपर से जब गिराया तो उस हेलीकॉप्टर में वर्दी पहनकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी पहुंच गए और बाकायदा वहां से कुछ तस्वीरें खिंचवाई और पोस्ट की, ताकि दुनिया देख सके कि हम गाजा की मदद कर रहे हैं।
नेताओं के अंदर हर बात का क्रेडिट लेने के लिए ये फोटो खिंचवाने वाली बीमारी हर देश में मिल जाएगी। फिलहाल कुछ ऐसी भी खबरें अब आ रही हैं कि कुछ अरब देशों ने अमेरिका के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जैसे सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन या फिर कतर। इन देशों ने अमेरिका के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन इन देशों की जनता कर रही है कि आपके एयर स्पेस को इस्तेमाल करके लेबनान, सीरिया, यमन, इन सारी जगहों पर अमेरिका हमले कर रहा है और आप आराम से अपना हवाई क्षेत्र खोल रहे हैं। फिलहाल कुछ अरब देशों ने अब छोटा सा एक्शन अमेरिका और इजराइल के ऊपर लिया है। मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से ईरान फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन करता है, हम भी ठीक उसी तरह फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और फिलिस्तीन की मदद करते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? क्या मिस्र ईरान की तरह ही फिलिस्तीन और हमास को सपोर्ट कर रहा है? थोड़ी सी बात रूस की भी कर लेते हैं। रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से नाटो को धमकी दे दी है कि अगर नाटो की सेनाएं यूक्रेन के अंदर पहुंचती हैं हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसके बाद बहुत बड़ा संघर्ष इलाके में छिड़ सकता है। हमारे निशाने पर फिर यूक्रेन नहीं होगा बल्कि और देश भी होंगे। एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है। उत्तर कोरिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उत्तर कोरिया ने जितने हथियार रूस को भेजे हैं, पूरा नाटो मिलकर भी उतने हथियार यूक्रेन को नहीं भेज पाया है। उत्तर कोरिया ने रूस को 6,700 कंटेनर भरकर 3,155,000 mm तोप के गोले भेजे हैं। उत्तर कोरिया ने रूस को ये जो गोला बारूद भेजा है, ये नाटो देशों से 10 गुना ज्यादा है। नाटो देश लगातार यूक्रेन के हथियारों से मदद कर रहे हैं, उससे 10 गुना सिर्फ अकेले उत्तर कोरिया ने रूस की है। दोस्तों यकीन मानो 7 अक्टूबर से लेकर अब तक पूरी दुनिया एक्सपोज हो चुकी है। 7 अक्टूबर से पहले जो सोच हमारी और आपकी थी इन अंग्रेजों को लेकर, यूरोपीय देशों को लेकर, अमेरिका को लेकर, वो पूरी तरह से अब बदल चुकी है। किसी के पास कोई ताकत नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का ही डर दिखाते हैं और उसी के नाम पर अपने आप को सुपर पावर कहलाते हैं। और इन देशों की ताकत को बड़ा चढ़ाकर जो यूरोपीय मीडिया है वो पूरी दुनिया को दिखाता रहता है और उसी मीडिया की खबरों को लेकर फिर हमारे देश का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, एशिया का तमाम मीडिया यूरोपीय मीडिया की कॉपी करके दुनिया को दिखाता रहता है कि ये देश इतना ताकतवर है, ये देश इतना ताकतवर है। लेकिन सबकी ताकत, सबकी औकात अब सामने आ चुकी है। अरे ज्यादा दूर मत जाइए, सिर्फ लाल सागर में ही पहुंच जाइए। यमन छोटा सा है, दमदार हूतियों ने पूरी दुनिया की देश की सेना को हिलाकर रख दिया। तो कौन सुपर पावर है, कौन क्या है इस जंग में, सब कुछ पता चल चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।